अच्छा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है जी लेक्चर नंबर 4। जल्दी से मैं एल्काइलेशन एसाइलेशन की रिवीजन करवाने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज नाइट्रेशन। लेकिन आपको बेटा ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि एसाइलेशन और एल्काइलेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये आपके पास बेंजीन है, एक वो बना रहा है बेटा बेंजीन के साथ ये, और दूसरा बन रहा है बेटा बेंजीन के साथ ये कंपाउंड, ये है जी बेंजीन। आपने ये भी बताना होगा कि किससे रिएक्शन होगा। ए का बेंजीन ए से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, बेंजीन बी से रिएक्शन करेगा तो साइड में प्रोडक्ट बनेगा। बी क्या है और ए क्या है ये भी बताना है। लेकिन पहले बताएं एल्काइलेशन कहां पर हो रही है, एसाइलेशन किधर हो रही है। शाबाश जी बेटा। सर ए में एल्काइलेशन हो रही है सर। जी बेटा देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। आपको निशानी ये बताई थी कि अगर अल्काइल ग्रुप लगाओ ना, अल्काइल ग्रुप ये मतलब क्या लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है CH2 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 एंड CH3। तो बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली कार्बन लगा होगा दैट इज एल्काइलेशन। तो इसको आप कैसे, इसका रिएजेंट क्या होगा बेटा, आपको मैंने निशानी ये बताई थी कि आपने यहां से बॉन्ड को तोड़ना है ऐसे करके। तो ये 3 कार्बन वाली चेन बनी है ना, इसके साथ हेलोजन लगा लो बस, Cl CH2 CH2 एंड CH3। इसी तरीके से बी, अच्छा इसका नाम है एल्काइलेशन। आपने एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, कैटलिस्ट क्या था AlCl3। इसी तरीके से अगर आप बी को देखो बेटा, बी जो है आपके पास फिनाइल, इसका नाम क्या होगा बेटा बी का, पहले नाम बताओ। मैंने फिनाइल प्रोपानोन, फिनाइल प्रोपानोन, फिनाइल किसको कहते हैं बेटा, इसको फिनाइल बोलते हैं। और ये 3 कार्बन का कीटोन है ना, तो प्रोपानोन, फिनाइल प्रोपानोन। ये है प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। और इसको आप बोलेंगे फिनाइल, ये C6H5 इज फिनाइल, फिनाइल प्रोपानन। अच्छा अब देखें यहां पर भी आपको पहले तो बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। दिस इज एसाइलेशन। रीजन इज, आपको बेटा बताया था कि अगर बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगाओ ना तो ये एसाइलेशन होती है। और वैसे भी आपको एसाइल ग्रुप की निशानी बताई थी। एसाइल ग्रुप किन 2 चीजों से मिलकर बनता है जरा बताओ। सर अल्काइल एंड कार्बोनाइल। यस, ये 2 चीजों का मिलकर, एक आपका अल्काइल और एक आपका कार्बोनाइल, इन 2 चीजों को आप मिलाएंगे तो आपके पास एसाइल ग्रुप बनेगा। ठीक है जी। तो अब इसमें बी क्या होगा रिएजेंट, तो आपको फिर वही बेटा बात बताऊंगा कि जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है वहां से उसको कट करो और उसके साथ हेलोजन लगाओ, तो ये बनेगा जी Cl C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ये बड़ा इस तरीके से होगा ना ये रिएक्शन। देखो दिस इज एसाइलेशन। तो ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमारा रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन इन बेंजीन। तो नाइट्रेशन इन बेंजीन, नाइट्रेशन का मतलब ये होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, कि आप बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप किससे रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन का, आप बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और इसके लिए बेटा कंडीशन भी है, तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं यहां पर। जो कैटलिस्ट होगा बेटा इस रिएक्शन में वो होगा कंसेंट्रेटेड H2SO4 और आपको हीट करना है बेटा 55 डिग्री तक। 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे। रिएक्शन कैसे होगा जरा देखिएगा।
ये जी बेंजीन और ये है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी कंसंट्रेटेड है। और फिर कैटलिस्ट है बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 55 डिग्री सेल्सियस पर हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा देखिए बेटा, आपकी आसानी के लिए मैं ये HNO3 को ऐसे लिखूं तो बताएं आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं HNO3 को ऐसे लिख लूं? ठीक है ना, ये भी नो HNO3 है सर। बेटा। अब होगा ये कि बेंजीन का H और नाइट्रिक एसिड का OH आप इसमें बॉन्ड बना लेंगे, वाटर बन जाएगा। और बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा बोलो जरा? NO2। NO2 ग्रुप। तो ये देखें, ये आपके पास बेटा बेंजीन और ये इसमें NO2 ग्रुप, साथ में वाटर जनरेट हो रहा है। बेटा इसको एडिशन रिएक्शन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन? Substitution। सब्स्टिट्यूशन। बेटा अगर ये एडिशन होता तो इसके अंदर डबल बॉन्ड खत्म हो जाने थे ना, तो ये एडिशन तो नहीं है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। रीजन अभी आप मैकेनिज्म भी देखेंगे, और आपको मैंने पहले भी बताया कि बेंजीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आ सकता ना, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मैकेनिज्म देखिएगा आप। सर इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करनी है। जी बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओके। और 55 डिग्री सेल्सियस हीट। अच्छा बेटा मैकेनिज्म देखते हैं जी। आपको पता है कि मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है कि जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, आपने एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। वो ऐसे होगा कि आप बेटा सल्फ्यूरिक एसिड लो, इसका रिएक्शन करवाओ HNO3 के साथ, तो आपके पास बेटा बनेगा NO2 प्लस HSO4 -1 एंड वाटर। समझ नहीं आया ना ये क्या हुआ बेटा? समझ आया या नहीं आया इस रिएक्शन का? बताइएगा। नो सर। नहीं आया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड पर। आपको तो वहां एग्जाम में तो नहीं एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं साइड पर लिख देता हूँ। चलिए इसके नीचे लिख देता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस फर्स्ट स्टेप की। ये रिएक्शन बेटा ऐसे हो रहा है कि आपके पास है H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। पता क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ एसिड के तौर पर काम करेगा, नाइट्रिक एसिड एज बेस काम करेगा। तो क्या होगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड जो अपना एक H देगा वो कौन गेन कर लेगा? HNO3, और किसमें चला जाएगा? H2NO3 प्लस, और ये बन जाएगा HSO4 -1। बताओ जी ये H2NO3 प्लस कैसे बना? कौन बच्चा बताएगा? हाइड्रोजन गेन। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक H आयन डोनेट किया है किसको? नाइट्रिक एसिड को। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा बेटा कि ये जो H2NO3 प्लस बना है ना, H2NO3 प्लस, ये स्टेबल तो नहीं है, डेफिनेटली दिस इज नॉट स्टेबल। अब ये डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा दो चीजों में। जरा गेस करें किस किस में हो सकता है? NO2 प्लस। ये ऊपर वाला रिएक्शन देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। इस सर H2NO3 प्लस से, इस H2NO3 प्लस से मैं अगर वाटर निकाल लूं बेटा, वाटर, तो ये H2O और पीछे क्या बच जाएगा? NO2 प्लस। अगर आप बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखे ना, ये जो मैंने यहाँ लिखी, तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल। सर अगर H2NO3 ने हाइड्रोजन गेन किया तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए था? बेटा H प्लस गेन कर रहा है HNO3, H नेगेटिव गेन नहीं कर रहा बेटा। HNO3 क्या गेन कर रहा है? H प्लस गेन कर रहा है या H नेगेटिव गेन कर रहा है? H प्लस। तो H प्लस जब गेन हो रहा है तो एक प्रोटॉन बढ़ गया ना HNO3 के पास, प्रोटॉन नहीं बढ़ा गया? यस। तो जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं किया बेटा उसने। यस सर। और सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए वो नेगेटिव में चला गया कि उसका एक प्रोटॉन कम हो गया, एक H प्लस कम हो गया।
अच्छा बेटा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, जरा बोलिएगा। ये ऊपर वाली Yes. बन जाएगी। इसलिए आपको बेटा ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि ये इक्वेशन बनी असल में कैसे है कि H2SO4 एसिड, HNO3 बेस, एसिड अपना HN डोनेट करेगा, HNO3 उसको गेन करेगा तो H2NO3 प्लस, और H2NO3 प्लस डिसोसिएट होगा इनटू वाटर एंड NO2 प्लस। और ये जो अब यहाँ पर NO2 प्लस बना है ना, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन सर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस, सर यही होगा ना बेटा इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है। आप देखें, आपको बेटा एग्जाम में ना, अगर एग्जाम में कहेगा तो ये लिख कर आना है भाई, नीचे वाली रिएक्शन लिखनी, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे। अब आ जाए मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म अब सेम है कि बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल और ये है NO2 प्लस, इसका रिएक्शन होगा और बेंजीन अटैक करेगा इस NO2 प्लस पर, ऐसे। रिंग क्या होगा बेटा, बोलिएगा, रिंग रप्चर होगा या नहीं होगा? Yes. Yes. रिंग रप्चर हो जाएगा। जब रिंग रप्चर होगा 1/3, बेटा रिंग कितना रप्चर होता है? 1/3, क्योंकि Yes. देखो ये रिंग 3 डबल बॉन्ड्स को बता रहे हैं या नहीं बता रहे? रिंग 3 डबल Yes. बॉन्ड्स को बता रहे हैं, तो उसमें से हाँ. एक डबल बॉन्ड आप निकाल दो, बाकी 2 डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे। तो रिंग को रप्चर करना है, जिस कार्बन पर NO2 अटैच होगा ना, वहां से आपने रिंग को तोड़ देना है। क्यों तोड़ देना है भाई? आपको पहले मैंने डिफरेंट कलर से ये बात समझाई थी, दोबारा सुनने अगर भूल गए। देखें, ये जी, ये एक डबल बॉन्ड है, ये आपके पास दूसरा डबल बॉन्ड है, और ये आपके पास तीसरा डबल बॉन्ड है। तो ये देखो, ये जो बाकी डबल बॉन्ड तो सेम अपनी जगह पर है ये वाले, लेकिन ये जो है ना ब्लैक कलर वाला, जो पहले पाई बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड में चला गया बाहर। अब दिस इज अनस्टेबल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसलिए बेटा बेंजीन रिंग के अंदर प्लस चार्ज था। नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि ये प्लस HNO2 HSO4 1 माइनस। बट अब आपको पता है कि होगा ये कि यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H प्लस पर, लेकिन आपने ये एरो नहीं ड्रॉ करना होता, आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप HSO4-1 से या AlCl4-1 से एरो ड्रॉ करें। तो सिर्फ आपको ये एरो ड्रॉ करना है, H प्लस अंदर चला जाएगा। H जो है ना, H ये H प्लस की फॉर्म में रिलीज होगा और अपना इलेक्ट्रॉन अंदर दे जाएगा, और इसको रिसीव करने वाला कौन होगा भाई? इस H प्लस को, बोलिएगा। Ring. इस H प्लस को कौन रिसीव करेगा? कार्बन। SO4-। HSO4-1। कार्बन कहां से भाई? कार्बन तो इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैं तो H प्लस की बात कर रहा हूं कि H प्लस को रिसीव कौन करेगा। तो ये बेटा अब बेंजीन रिंग आपका पूरा इस तरह हो जाएगा। इसको अगर इस तरह करें ना हम, ये रेड कलर से शो करते हैं, तो देखें ये पूरा हो गया बॉन्ड। ये H वाली बात वापस से बताते हैं, ये H प्लस वाली तो आपने भी बताई है। बेटा ये बताओ, ये स्टूडेंट कौन है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? शाबाश, मुस्फिरा। मैं मानिया। मानिया। अच्छा मानिया, ये बताएं, आपने पिछले 2 मैकेनिज्म देखे? नहीं सर, मैं ले नहीं पाई थी वाली क्लासेस, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है, लेकिन ये मुझे H वाली चीज सिर्फ समझ नहीं आ पाई। अच्छा, एक तो बेटा आपने वो रिकॉर्डिंग सुननी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो सुनी होती तो आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, लेकिन चले आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, अब सुने। HSO4-1 इज अ बेस, ये बेस है बेटा। बेस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। तो क्या HSO4-1 इस H प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा? जी कर सकता है। तो H यहां से रिलीज हो जाएगा, लेकिन H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा या साथ लेकर जाएगा? छोड़कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, उसको बॉन्ड बनाने में मसला नहीं होगा। तो HSO4-1 H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आ जाएगा, रिंग के अंदर। तो ये देखो रिंग अब ये कंप्लीट, ये जो रेड कलर से रिंग कंप्लीट किया, ये असल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन ने अंदर दे दिया रिंग को। ओके चलिए ठीक, थैंक यू। अच्छा अब देखो आगे,
अब बेटा आपके पास ना ये नाइट्रोबेंजीन बन गया और ये HSO4-1 और ये H प्लस ये H2SO4 बन गया। कैटलिस्ट भी रीजनरेट हो गया भाई, कैटलिस्ट रीजनरेटेड H2SO4। जी बेटा बताइएगा आप, शाबाश। अब जरा पूछ लें। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें अब, वरना हम आगे पूछते हैं। अच्छा जी, अब जरा बेटा आगे चलते हैं एक स्टेप हम। ये तो हो गया ना नाइट्रेशन। अब आपको मैंने अभी तक जो रिएक्शन करवाए हैं मैं जरा जल्दी से रिपीट करता हूँ। सर इसका एग्जाम वाला मैकेनिज्म भी लिखवा दें। वो तो एक स्टेप में हो जाएगा बेटा। देखो ऐसे है, Recording in progress. अच्छा देखिएगा बेटा, NO2 प्लस, ये एक एरो, ये बेटा आपने रिंग को अंदर रप्चर करना है, ऐसे करके रिंग रप्चर हुआ, HNO2, नेक्स्ट स्टेप में HSO4-1, सिर्फ H प्लस को अंदर एरो लेके जाएं और ये आपके बेटा मुफ्त के 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये जी एग्जाम वाला डिटेल एक स्टेप में वो करेगा, ठीक है। अब मैं जरा बेटा, अभी तक हमने जो 4 रिएक्शन किए हैं ना, इन चारों को जरा समराइज करते हैं, ठीक है। एक फ्लो शीट डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको ये चारों रिएक्शन तो कम से कम क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, ये जी आपके पास बेंजीन, इस तरह की बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह की फ्लो शीट डायग्राम आपने बहुत बनानी है। ये क्विक रिवीजन के लिए बड़ी जबरदस्त होती है। ये इस तरह वो आपको क्वेश्चन देगा। इसको क्या देगा, A, B, C and D, ये आपने करना होगा। तो जरा देखिएगा बेटा, कोई अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। कोई भी H आप निकाल सकते हैं यहां से, इसको बोलेंगे एसाइलेशन, रिएक्शन का नाम होगा एसाइलेशन। और जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा वो है फिनाइल प्रोपानोन। अगर आप इस साइड वाले रिएक्शन की बात करें तो इसमें 55 डिग्री कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बड़ा क्लियर है आपको क्या बनाकर दे रहा है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन का नाम होगा नाइट्रेशन। अगर आप बी वाले की तरफ आए, बी में क्या हो रहा है, ये जो बेटा हेलोजन है ना, ये इस H को रिप्लेस करेगा, तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। बेटा अगर आप सी की तरफ आए, सी में क्या बन रहा है, तो दिस इज एल्काइलेशन, एल्काइलेशन होगी। और ये जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, बस इसी को डिस्प्लेस करते हैं, इसकी जगह आप CH3 लगा दो, मिथाइल बेंजीन। इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। बताएं जी, ये बात ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये चारों रिएक्शन हमने अभी तक किए हैं। अब आज बेटा कि आपके पास बाज अब रिएक्शंस जो थोड़े से आपको तंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। जिस तरह अभी आपने मिथाइल बेंजीन बनाया ना, अब मैं मिथाइल बेंजीन के अंदर फर्दर रिएक्शन करवाता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। इसकी पिक्चर ले लें, अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें अब देखें जी, इन दोनों रिएक्शंस को बेटा आमने सामने कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जी आपके पास मिथाइल बेंजीन,
इसमें आपने ऐड किया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये जी बेटा आपके पास बेंजीन, इसमें आपने क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखें जी दोनों में डिफरेंस देखिएगा। याद है ये रिएक्शन तो आपने एएस में पढ़ा था, जरा बोलिएगा बेटा कहाँ पढ़ा था? यूवी लाइट और क्लोरीन का शामिल। Radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको याद होगा जब भी आप यूवी लाइट के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन जो है वो अल्केन जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना उनको रिप्लेस करता है। आप ये मत सोचिएगा कि बेंजीन के कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनको भी रिप्लेस करेगा, नहीं भाई। बेंजीन के जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनके साथ रिएक्शन कराना इतना आसान नहीं है। ये जो फ्री रेडिकल या आप जो बात कर रहे थे फ्री रेडिकल, ये कब होता है रिएक्शन? जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन, आप कहेंगे कार्बन तो ये बेंजीन वाले भी है, नहीं भाई। ये जो बेंजीन के कार्बन के हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस नहीं करेगा। जो बेंजीन के साथ साइड चेन लगी है, बेंजीन के साथ जो साइड चेन लगी है ना ये वाली, इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन इनको रिप्लेस कर सकता है। जैसा कि आप देखो भी कि ये आपके पास आ गया बेंजीन, ये HCl निकल जाएगा और ये जो क्लोरीन है ना वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा। ये देखो साथ में HCl, ये HCl बन गया। अच्छा फर्दर रिएक्शन भी होगा, देखो इसका फिर रिएक्शन करवाओ आप। अगर फिर आप क्लोरीन से करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो अगेन बेटा ये होगा कि क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, नॉट बेंजीन हाइड्रोजन। जो बेंजीन के साथ साइड चेन लगी है उस साइड चेन के कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये इस दफा बेटा आपके पास बनेगा HCl। ये आपके पास बनेगा जी। और सर साथ ये में फिर से रिपीट करवा दें ये अभी जो आपने किया ये मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म तो नहीं कर रहे, तो हम रिएक्शन कर रहे हैं। दिस सर इज नॉट सॉरी मैकेनिज्म। रिएक्शन। सर ये जो अभी आपने करवाया क्योंकि सर इसमें ऊपर वाले ये एक Cl हो गया था, HCl बन गया था, नीचे वाले में दूसरा Cl 3 Cl है, तो कंफ्यूजन हो गई है सर। किसमें बेटा किसमें? सर ये सेकंड वाले में। देखो आपको मैं ये कह रहा हूं कि जब भी यूवी लाइट होगी ना, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट ने बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि जो अल्केन है ना, अल्केन या जो अल्काइल है उसके साथ जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं क्लोरीन उनको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो देखो बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता भाई। आपने देखा, आपने यहां देखा कि बेंजीन के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करना आसान काम है मुश्किल काम है? ये बताओ मुश्किल। कैसे पता है जी मुश्किल? आप कहेंगे कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है भाई। विदाउट कैटलिस्ट तो नहीं हो रहा। बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना आसान है या मुश्किल है? बताइएगा। मुश्किल। मुश्किल है सर। लेकिन जो बेटा बेंजीन के साथ कार्बन चेन अटैच होगी, कार्बन चेन जितनी मर्जी लंबी हो, उस कार्बन चेन के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करना उतना ही आसान है जितना अल्केन्स के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो ना पहले वाले रिएक्शन में मैंने क्या किया, बेंजीन के हाइड्रोजन को तो सब्स्टिट्यूट नहीं किया भाई, तो साइड चेन थी ना उसके हाइड्रोजन को किया। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, फिर 2 रह गए, फिर इसी 2 के साथ दोबारा कर रहा हूं, इसी के साथ बेटा दोबारा रिएक्शन हो रहा है। देखो तो अभी क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन का वो दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्यों भाई बताओ? ठीक है ये बात या नहीं? यस सर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बेटा वो बताए, शाबाश। जी सर क्लियर हो गया। अब क्या होगा, स्टेल इसमें अभी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो अब एक क्या अच्छा रहता है जी, तो जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे ना सब्स्टिट्यूशन होती रहेगी और इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो भाई सर तो इसमें सर, 3 ये क्लोरीन mechanism- मॉलिक्यूल्स यूज होंगे।
जी बेटा क्या होगा? 3 chlorine molecules. जी शाबाश, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज होंगे और 3 HCl निकलेंगे। और सर ये हम पेपर में ये वाला बनाएंगे? जी बेटा, अब पेपर में हम लोग ये वाला बनाएंगे या तो फिर हम एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे बता रहे नहीं नहीं, यही अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिखेंगे ना बेटा, हैं? ओके ये रिएक्शन लिख के आएंगे उसमें। अच्छा अब देखिए, वो आप लोगों से इसका मैकेनिज्म पूछ सकता है। हालांकि आप लोगों ने मैकेनिज्म इसका कब किया है? एएस में किया है, एएस लेकिन में। आपको मैंने कहा था कि एएस की सारी केमिस्ट्री A2 में वो दोबारा पूछेगा। तो लिहाजा बेटा मैं आपको इसका अब मैकेनिज्म करवा देता हूँ, सिर्फ पहले वाले का करवा देता हूँ, ठीक है? पहले वाले का मैकेनिज्म, ताकि सर आपको अगर याद एक आ जाए। step में करना हो तो 3 times Cl लगा के 3 times HCl प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा हो सकता है? जी बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब बेटा मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाता हूँ, ताकि आपको साथ साथ ना एएस के मैकेनिज्म भी रिवाइज होते जाएं। अच्छा, पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहा हूँ, रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ। ये जी CH3, ये है जी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये Cl आ गया और ये HCl आ गया। मुझे बताएं जी मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होता था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में? Initiation. इनिशिएशन सर। और इनिशिएशन में बेटा क्या होता था? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनते थे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स, फ्री रेडिकल्स आर द न्यूट्रल एटम्स, राइट? न्यूट्रल एटम है लेकिन उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो फ्री रेडिकल्स Cl का बॉन्ड ब्रेक करेंगे विद Cl। यस, और होमोलिटिक फिशन होगी, होमोलिटिक फिशन। ये देखिएगा, ये देखिए बॉन्ड यहां से टूटेगा बेटा, ये तो ये बनेगा 2Cl डॉट। ये है आपका होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन का मतलब ये है कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि हर इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने एटम को वापस मिलेगा और उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। सेकंड स्टेप क्या होता है बताओ? Propagation. प्रोपगेशन के अंदर फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल ये वाला रिएक्शन करेगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल जाएगा फ्री रेडिकल में और फ्री रेडिकल जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूल में। ये हम एएस में भी करते थे, यही काम अब यहाँ करेंगे। तो आपके पास फ्री रेडिकल है दिस पॉइंट Cl डॉट, नॉर्मल मॉलिक्यूल है ये वाला, तो इसका रिएक्शन करवाएंगे बेटा फ्री रेडिकल और नॉर्मल मॉलिक्यूल का। ये देखिए, सॉरी ये हाइड्रोजन है। अब देखना बेटा, ये Cl डॉट और ये हाइड्रोजन का डॉट, ये आप इसमें रिएक्शन करेंगे, सारी फिशन होमोलिटिक होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई करली एरो, कोई ये बॉन्ड ब्रेकिंग आपने एग्जामिनर को नहीं दिखाया। ये तो आपको समझाने के लिए मैं एरोस ड्रॉ कर रहा हूं, आप डायरेक्ट मैकेनिज्म करेंगे। डॉट किसके ऊपर आएगा बेटा, बोलिएगा जरा। डॉट कार्बन के ऊपर डॉट। तो आप देख सकते हैं बेटा आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में चला गया और फ्री रेडिकल नॉर्मल मॉलिक्यूल में चला गया, लेकिन प्रोपगेशन एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप में होता है। तो अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसे। ये होमोलिटिक फिशन, ये देखें जी, साथ में Cl डॉट बन गया। ये आपका बेटा प्रोपगेशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि आपके इसमें मॉलिक्यूल बन चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बताइए उसका क्या नाम है? लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, एंड टर्मिनेशन इज ऑपोजिट टू इनिशिएशन।
इनिशिएशन का ऑपोजिट है बेटा टर्मिनेशन, वो अब आपने करना है। उसमें क्या होता है बेटा, देखो फ्री रेडिकल प्लस फ्री इनिशिएशन में, यस इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टुगेदर। तो फ्री रेडिकल्स यहां रिएक्शन करेंगे, टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट टुगेदर। एक तो देखो ये पॉसिबिलिटी है, सुनो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आपका फ्री रेडिकल है ना, ये वाला, ये पता है किससे रिएक्शन कर ले, Cl डॉट से, है ना ये पॉसिबिलिटी यस यस कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें टर्मिनेशन। पर दूसरी पॉसिबिलिटी पता क्या है आपके ख्याल में, क्या ये जो ये फ्री रेडिकल है, क्या ये एक ही होगा या ये मिलियन ट्रिलियन ऑफ फ्री रेडिकल्स होंगे टेस्ट ट्यूब में? बहुत ज्यादा होंगे बेटा, बहुत ज्यादा होंगे, एक तो नहीं होगा। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये जो फ्री रेडिकल है ये अपने ही जैसे एक और फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले? बिल्कुल हो सकता है। यस सर याद है जिस तरह आप एएस में करते थे और कार्बन चेन डबल हो जाती थी, याद आया? यस सर वो और सेकंड, सर फर्स्ट वाला जो Cl डॉट था वो सेकंड वाले Cl डॉट के साथ भी तो कर सकता है ना बॉन्डिंग? फर्स्ट वाला जो Cl डॉट है वो वो बिल्कुल कर सेकंड सकता वाले है, रिएक्शन के साथ। वो भी करूंगा बेटा, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें बेटा, ये आप इसमें रिएक्शन कर जाए ऐसे, तो एक कार्बन चेन होगी डबल, और तीसरा बेटा जिसके वो मार्क्स नहीं देता, आप ये थर्ड पॉसिबिलिटी लिख कर ना आइएगा बेटा, इसके मार्क्स नहीं होते। Cl2 आप इसमें रिएक्शन कर जाए, ठीक है ना? तो आपने बस ये दो पॉसिबिलिटीज बेटा याद रखनी है। ये तो हो गया बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक और रिएक्शन करते हैं, और वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन अरीन्स या बेंजीन। पर बेंजीन को अरीन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, बेंजीन को अरीन्स भी बोलते हैं। तो मैं हेडिंग देने लगाऊं, अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं है बेटा, मैकेनिज्म इस चैप्टर के अब सारे खत्म हो गए बेटा। आसान ये है, आसानी की बात ये है, मैकेनिज्म खत्म हो गए इस चैप्टर में। अब जो भी मैकेनिज्म आएंगे वो नए चैप्टर में आएगा, और नए चैप्टर में बेटा मेरा ख्याल है कि टोटल 2 मैकेनिज्म हो रहे हैं बस, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बड़े आसान मिलेगी। अच्छा अब जी नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, ऑक्सीडेशन, in oxidation the side chain in अरीन्स, अरीन्स बेटा बेंजीन को कहते हैं, ठीक है, एंड अरीन्स, एराइल, ये जिस तरह जितने भी नाम है ये बेंजीन के, मतलब वो साइड चेन बेटा ये कह रहे हैं, देखो बेंजीन के साथ ये जो चेन लगी होती है ना, CH2 CH2 CH3, दिस इज द साइड चेन, इसको बोलते हैं साइड चेन। याद रखना बेटा, जब भी इसकी ऑक्सीडेशन होगी साइड चेन की, तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो। जब भी बेंजीन के साथ ये जो साइड चेन है आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है, चाहे बेंजीन के साथ 1 कार्बन की चेन हो या बेंजीन के साथ 10 कार्बन की चेन, बनेगा बेंजोइक एसिड। जरा इसकी कंडीशन देख लेते हैं बेटा, होगा कैसे। अच्छा इसके अंदर ये जी CH3 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, पर इस एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं,
एटॉमिक ऑक्सीजन मीन कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये उसको ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपने हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना है। अच्छा, इसके अंदर आप बेटा क्या क्या ले सकते हो, देखो KMnO4 ले सकते हो, अल्कलाइन नॉट एसिडिक, अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, ये बेटा आपने यूज करना है। या आप इसकी जगह एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, अगर ये नहीं लेना, एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों में से जो मर्जी ले लें। अब देखो ये आपने बेटा जब ऑक्सीडेशन करनी है ना, तो इस तरह ये बेंजीन के साथ, सर कि MnO4 एसिडिफाइड क्यों नहीं ले सकते? अभी बताता हूँ बेटा, एक मिनट। ये आपने लिया, और अब ये जो बेंजीन के साथ बेटा कार्बन अटैच है, जो कार्बन बेंजीन के साथ बिल्कुल अटैच है, उसका आपने रिएक्शन करवाना है उसके साथ। C डबल बॉन्ड O OH, और बेटा क्या चीज साथ में रिलीज होगी, देखो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। आपको कितने एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए? 3 एटॉमिक ऑक्सीजन ना। 3 एटॉमिक ऑक्सीजन बेटा इस तरह होगा कि ये आपने इस तरह रखा हुआ है अगर, तो यहां से ये 2 वाटर निकल जाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, और ये जो 2 ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ चले जाएंगे बेटा, ये हो गया ऑक्सीडाइज, और ये बेटा आपके पास बन गया H2O। अच्छा, अब बेटा एक मसला है यहाँ पर कि आप अगर अल्कलाइन KMnO4 लेते हो तो बेटा अल्कलाइन मीन बेसिक, तो क्या ये चांस नहीं है कि ये अल्कलाइन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर देगा, ये बेसिक बेस जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर देगा? बोलो Yes, sir. Yes. तो अब हम क्या करते हैं, फौरन ये जो अल्कलाइन KMnO4 आपने लिया है ना, इसको बेटा एसिडिफाइड करते हैं विद, ये जो आपने अल्कलाइन KMnO4 डाला है, मैं नीचे लिख देता हूं, एंड देन एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। हीट अंडर रिफ्लक्स तो करना ही है। देखिए हर रिएक्शन की ना एक कंडीशन होती है, बाज रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, बाज बेसिक मीडियम में। तो यहां पर की जो ऑक्सीडेशन हो रही है बेंजीन के साइड चेन की, याद रखिएगा ये अगर KMnO4 यूज करते हैं तो ये बेसिक मीडियम में होगा, लेकिन उस बेस कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस से बचाने के लिए तो आपने फिर बाद में उसमें एसिड ऐड कर देना, ताकि ये एसिड इस अल्कलाइन के साथ रिएक्शन कर जाए और आपका बेंजोइक एसिड अनरिएक्टेड रहे। अदरवाइज आपका अल्कलाइन इस बेंजोइक एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। एक और एग्जांपल देखें इसकी, एक और एग्जांपल ये है जी आपके पास CH2 एंड CH3, इसकी बेटा ऑक्सीडेशन करनी है, सेम कंडीशंस, अल्कलाइन KMnO4 हीट अंडर रिफ्लक्स, और एसिडिफाइड तो करना ही है बेटा आखिर में, ठीक है। अब देखो मैंने ये कहा है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उसकी ऑक्सीडेशन करो और उसको बेंजोइक एसिड में लेके जाओ। तो ये जो बेटा कार्बन है ना, जो बेंजीन के साथ अटैच है, ये येलो कलर वाला, इसको मैं बेंजोइक एसिड में ले गया हूं। तो अब आप कह रहे होंगे बाकी कार्बन क्या क्या होगा, जरा गैस करें भाई, इन कार्बन का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश, 2 कार्बन है। और ये जो हाइड्रोजन बचे हैं इनका क्या होगा? वाटर। वाटर। बैलेंसिंग अभी कर लेते हैं। देखो 2 कार्बन है, अब इस तरह करते हैं कि हम पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं बेटा। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा बेटा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3H2O। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर लो जी, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 इधर है, 2 और 2 4, 4 ऊपर है, 7 8 9, तो यहां पर बेटा 9O आएगा। अब चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो जरा। Yes, sir. बैलेंस है, ठीक है। तो आपने इस तरह बेटा खुद काउंट करके, वैसे वो बैलेंसिंग बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ तो सकता है,
इसे बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। मेनली वो पूछता है आपसे प्रोडक्ट का नाम। तो आपने ये नहीं देखना बेटा कि बहुत लंबी चेन है, बस बेंजीन के साथ जो कार्बन होगा उसको डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में लेकर जाओ। अब बेटा कल की क्लास में हमारा लेसन क्या होगा सुने। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं बेंजीन के साथ ये मिथाइल लगा होगा और आप इसमें सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हमने ये देखना होगा कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल किधर आएगा, इधर आएगा, इधर 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 या इधर। तो उसकी पोजीशन हम कल सीखेंगे कि ऑर्थो पर आएगा, पैरा पर या मेटा पर। ठीक है, तो कल का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी बेटा ये आपको मैं नोट्स भी सेंड करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, आज इतना ही Yes, काफी sir. है। मेरा गला जो है ना थोड़ा सही नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।